लेकिन अब खुलासा हो रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले से लेकर बॉर्डर के इलाकों में ड्रोन और मिसाइलों से हमले तो सोची समझी चाल थी और इसके पीछे उसकी एक बड़ी साजिश भी थी, और वो थी भारत को धार्मिक आधार पर यहां फूट डालने की कोशिश। पाकिस्तान की बड़ी साजिश हुई थी। 8 मई को स्वर्ण मंदिर पर अटैक किया गया था। हमले में मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, दूसरे हवाई हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ। गोल्डन टेम्पल को एयर कवर किया गया था और पाकिस्तानी हमले को नाकाम कर दिया गया। तो पाकिस्तान के इस साजिश को नाकाम कर भारत ने धार्मिक अशांति फैलाने के उसके मंसूबे तो ध्वस्त कर दिए। इससे पहले पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि भारत पीओके में धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकलकर सामने आई। पुंछ और आसपास के इलाकों में भारी हथियारों से हमला करने पाकिस्तान के कई धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश थी। सीमा पार से ये हमले रिहायशी इलाकों में किए गए, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। भारी हथियारों से गोलीबारी में एक गुरुद्वारे की दीवार को भी नुकसान पहुंचा था। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के साथ कि किस तरह से भारत के धार्मिक ठिकानों पर पाकिस्तान के हमले की कोशिश थी। और जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया था तब भी यह कहा गया था कि भारत ने दरअसल मस्जिदों को निशाने पर लिया है। तो पूरी कोशिश पाकिस्तान की धार्मिक उन्माद हिंदुस्तान के भीतर फैलाने की थी क्या? हिमांशु सिंह रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनीष कुमार गुप्ता साहब राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, हिमांशु जी, मनीष जी। ये जो आज सबसे पहले हिमांशु जी, आज जो सेना ने वीडियो जारी किया है अमृतसर के हमारे गोल्डन टेम्पल पर, जिस पे हम सभी भारतवासी पहुंचते हैं और मत्था टेकते हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो, लेकिन पाकिस्तान की यह कैसी कोशिश थी, क्या करने की का इरादा था पाकिस्तान का यहां हमले करके? देखिए, जब कोई भी देश दूसरे देश के धार्मिक स्थानों पर हमला करता है तो वो कहीं ना कहीं वहां धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि धार्मिक भावनाएं अब भड़काकर किसी भी समुदाय को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। और सिख धर्म जो है हमारे लिए अपना एक ऐसा धर्म है कि जिसके स्पेशली जो हरमंदिर साहब है, जिसको हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं, जिसके दरवाजे हमेशा हर किसी के लिए खुले होते हैं। वहां देखिए, अगर आप उस स्वर्ण मंदिर के अगर ढांचे को भी देखें तो वहां पे चारों तरफ से रास्ते हैं, जिससे कि वहां हर किसी का स्वागत है। 1 लाख से लोग वहां हर दिन लंगर छकते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने 18वीं शताब्दी में इसको नष्ट करने की कोशिश की थी और महाराजा रंजीत सिंह ने बाद में इसका जीर्णोद्धार किया था। 400 किलो सोना वहां पे लगाया गया था, जिससे इसको स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। पाकिस्तान बहुत समय से यह कोशिश कर रहा है कि भारत में धार्मिक उन्माद फैलाया जाए। जब वो मुसलमानों को भड़काने में सक्षम नहीं हो पाया, सफल नहीं रहा, तो उसने ये कोशिश की है स्वर्ण मंदिर को टारगेट करने की, क्योंकि उसको पता है कि जो सिख कम्युनिटी है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है। भारत में उनका जो दबदबा है वो कायम है। और आप देखिए, हमारे जो एयर चीफ हैं वो भी सिख हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सोची समझी साजिश थी कि पाकिस्तान चाह रहा था कि इस समय पे भारत में आंतरिक शांति को खतरा पहुंचाया जाए, अशांति फैलाई जाए, ताकि यहाँ पे जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो एक्टिवेट हो जाएं, विच इज अ वेरी वेरी डिमीनिंग मूव बाय पाकिस्तान। ये बहुत नीच हरकत है। साफ तौर पे मनीष कुमार गुप्ता साहब, पहले जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को भारत ने तबाह किया तो पाकिस्तान ने कहा कि यह मस्जिदों पर हमला है। उससे पहले धर्म पूछ करके किस तरह से पहलगाम में हमले को अंजाम दिया गया, उसका भी इरादा साफ था। लेकिन यह सब जब नहीं चल पाया तो फिर जैसा हिमांशी कह रही है कि एक एक गुरुद्वारे को टारगेट किया गया। ननकाना साहब को टारगेट किया पाकिस्तान ने, हिंदुस्तान के मत्थे मरने की कोशिश की आरोप को। पुंछ में भी टारगेट किया एक गुरुद्वारे को। और तो और अब जो वीडियो आ रहा है बता रहा है कि सबसे बड़े सिख तीर्थ स्थल को जहां हम सभी मत्था टेकते हैं, मैं कई बार जा चुका हूं, हर हिंदुस्तानी वहां पर पहुंचता है, उसको भी निशाना बनाने की कोशिश। ये मतलब पाकिस्तान खुद जैसा खुद है वो मुल्क, वैसा ही हिंदुस्तान को वो समझता है। देखिए, बात बड़ी स्पष्ट ये है
कि पाकिस्तान ने इस बार कश्मीर पर उतना अटैक नहीं किया, उसने हरियाणा पर, जम्मू पर और पंजाब पर अटैक करने की कोशिश की, जो स्पष्ट रूप से एक मैसेज हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक समाज को देने की थी कि हम इस बार मुसलमानों को नहीं मारेंगे। पहलगाम हमले का भी सब्सटेंस ये था कि जो हिंदू है वो मारा जाएगा, मुसलमान मारा नहीं जाएगा। और यही बात दिखाते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक नहीं किया, क्योंकि कश्मीर ऑलमोस्ट 95+% मुस्लिम मेजोरिटी है। तो उसे पाकिस्तान को पता था कि अगर कश्मीर पर अटैक करेंगे, कश्मीर को निशाना बनाएंगे, तो यहाँ पे मुसलमान मारा जाए। पंजाब में अगर हम अटैक करेंगे तो सिख मारे जाएंगे, हिंदू मारे जाएंगे, ईसाई मारे जाएंगे, और इससे उनका पर्पस सर्व होता है। हरियाणा में अटैक करेंगे तो हिंदू मारे जाएंगे, सिख मारे जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार पाकिस्तान की जो आतंकवादी साजिश थी वो ये थी कि मुसलमानों को छोड़ो और हिंदुओं को और दूसरे धर्मों को टारगेट करो। जाहिर है विपक्षी लोग इसको हाथों हाथ लेते और मुस्लिम तुष्टीकरण के वोटों के लिए, मुसलमान वोटों के लिए वो भी इस तरह के विचारों वैचारिक प्रतिरोध करने लगते। तो मैं समझता हूं पाकिस्तान का जो मूव था वो वेल थॉट था, बिल्कुल प्लानिंग के साथ था। ये अलग बात है कि पंजाब में लोग इसको नहीं समझ पा रहे, जो खालिस्तानी लोग हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे देश में मुसलमानों ने, हिंदुओं ने मिलकर ये समझ लिया कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। आज इंडियन मुसलमान भी मेजरली ये कह रहा है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। सिख, ईसाई और हिंदू भी कह रहे पाकिस्तान दुश्मन है। तो कहीं ना कहीं ये डिवाइड एंड रूल वाली जो कोशिश पंजाब में जो पाकिस्तान ने की वो सफल नहीं हुई। हमारी सेना, तो ये टॉप मैनेजमेंट कंट्री का, पाकिस्तान का एक बधाई की बात है। तो मैं बेशक पाकिस्तान की एक एक काली करतूत का अब खुलासा होता जा रहा है। मैं लौटता हूं मनीष जी आपके पास भी, हिमांशी जी आपके पास भी। पाकिस्तान ने 8 मई की रात को गोल्डन टेम्पल पर हमला किया था। ये भी जरा समझिए कि कब इसकी टाइमिंग देखिए आप क्या थी। 6 और 7 की रात के बीच में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और उसके बाद पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाया। ड्रोन से, लंबी दूरी की मिसाइल से और दूसरे हवाई हथियारों का इसमें बाकायदा इस्तेमाल किया गया था। यानी पूरी तरह से इरादा था पाकिस्तान का, लेकिन भारत की सेना ने गोल्डन टेम्पल को एयर कवर करके पहले से रखा हुआ था कि अगर कोई हमला होता है, पाकिस्तान की नापाक हरकत का अंदाजा भारतीय सेना को पहले से ही थी। और यही वजह है कि उस एयर कवर की वजह से तमाम इन हमलों को नाकाम कर दिया गया, अग्नि मिसाइल के जरिए नाकाम किया। सेना ने इस हमले को नाकाम करने में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया उसे भी समझिए। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ, L-70 गन जो कि बेहद कारगर साबित हुए, इसका भी इस्तेमाल हुआ और इन हमलों को नाकाम कर दिया गया। इसी का फुटेज, इसी का वीडियो हम आपको दिखा भी रहे हैं, जिसे सेना ने अब जारी किया है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पार्लियामेंट्री कमेटी को जानकारी दी है। विक्रम मिस्री की ओर से पैनल को कई मुद्दों पर जानकारी दी गई है और इसमें इस्लामाबाद के साथ राजनीतिक संबंधों को की मौजूदा स्थिति, सीमा पर सुरक्षा चुनौतियां और क्षेत्रीय स्थिरता पर व्यापक प्रभाव शामिल रहे, यह बताया है। तो ये भी जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है हिमांशी जी, लेकिन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारत के 140 करोड़ लोगों ने दे दिया है। पाकिस्तान समझ रहा था कि जैसे खुद पाकिस्तान बिखर रहा है टुकड़ों में, जैसे वहां पर बलूच, पख्तूनख्वा और पंजाब सभी अलग अलग दिशा में चल रहे हैं, सभी एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। यही मंशा पाकिस्तान की थी कि हिंदुस्तान में भी कर देंगे। डिवाइड एंड रूल करना चाह रहा है, मतलब बांटना चाह रहा है। लेकिन पाकिस्तान यही एक चीज बहुत बड़ी भूल कर गया कि जो हमारे यहां मिसाइल के जनक कहे जाते हैं वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, जिन्होंने पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, आकाश
सारी मिसाइलें जो है उनकी दी हुई है भारत को, वो सोच उनकी थी, कितने दूरदृष्टि उनके पास थी। भारत इस तरह की छोटी छोटी बातों में नहीं फंसता है। भारत का जो भी मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई हो, वो पहले भारतीय है। हमारी भारतीयता हमारे इन सब धर्मों से ऊपर है। हम अपने धर्म को फॉलो करते हैं और ये हमारा एक फैब्रिक है कि इस फैब्रिक में जो भी एक थ्रेड है जुड़ा हुआ है वो बहुत ब्यूटिफुली परफेक्टली इंटीग्रेटेड है। और पाकिस्तान की ये जो चाल थी, जैसे वो खालिस्तानियों का भी सपोर्ट करता है, आप देखिए कनाडा वगैरह में भी उन्होंने जो सपोर्ट किया है खालिस्तानियों को, वो इसी का नतीजा है कि भारत को आंतरिक तौर से कमजोर किया जाए। लेकिन क्योंकि हमारी नेशनैलिटी हमारे धर्म से ऊपर है, और इस समय आप देखिए तो फौज में कितने सिख हैं, एयरफोर्स में कितने सिख हैं, जवान से लेके ऑफिसर तक। जैसे मैंने पहले कहा, हमारे एयर चीफ मार्शल तो सिख ही है। हम लोग इन चीजों में पढ़ते ही नहीं है। हमारे लिए इस समय बात मातृभूमि की थी, बात थी देश की रक्षा करने की, और सुरक्षा से कोई भी भारतीय समझौता नहीं कर सकता है। जो भी किसी भी तरह से सेना में है या सिविल डिफेंस में है, चाहे पुलिस में है, उनके लिए मातृभूमि, मां भारती, इसकी रक्षा सबसे पहले आती है। इसलिए पाकिस्तान के मंसूबे जो हैं कामयाब नहीं हुए हैं साफ तौर पे। और ये इरादा जो पाकिस्तान का रहा है, असीम मुनीर ने जो बयान दिया था वहीं से शुरुआत हो जाती है उस इरादे की, जब वो कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग हैं, और इसी के चंद दिनों के बाद ये सारा शुरू होता है, पहलगाम की घटना होती है। लेकिन शायद मनीष गुप्ता जी, मुझे लगता है कि असीम मुनीर ने हिंदुस्तान के इतिहास को ठीक से पढ़ा नहीं, या पढ़ा तो फिर वो समझ नहीं कि वो समझ पाए। जिस सिख पंथ की स्थापना ही हुई थी सनातन को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, और वो चाहता है कि उसी को बांटे। तो ये पाकिस्तान जिस खुद प्रोपेगेंडे का शिकार है वो अपने ही, वो भारत में करने की कोशिश कर रहा है, और ये कामयाब कभी नहीं हो सकता। वो हिंदुस्तान के फैब्रिक को समझ नहीं पा रहा है। देखिए अजय जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान का फैब्रिक सेक्युलर है, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पाकिस्तान का एजेंडा सपोर्ट करने के लिए अपनी अपनी इस लिबर्टी ऑफ स्पीच का सहारा लेते हैं। आज ऐसे कई लोगों को आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया में पॉपुलर देखेंगे जो विपक्ष में रहकर इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं, जो कांग्रेस की जो विपक्ष के, जो पाकिस्तान के एजेंडे से मैच करते। आज पाकिस्तान देश में कितने ऐसे रोहिंग्याई, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी भरे हुए हैं जिनका विरोध कुछ लोग सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे थे, उन्हें कागज दिखाने पड़ रहे थे। देखिए, बाहरी युद्ध जीतने के लिए में आंतरिक युद्ध को भी जीतना है, और ऐसे में जो देश के अंदर देश के दुश्मन छुपे हुए हैं, चाहे वो ज्योति मल्होत्रा हो या कोई और हो, ऐसे सपूलों को भी पकड़कर निशाने पर लाना होगा। हम इस बात को लेकर खुशफहमी नहीं पाल सकते कि हमारे देश के फैब्रिक अच्छा है, यहाँ सब लोग सेक्युलर हैं, ऐसा नहीं है। आप जगह जगह देखोगे, कहीं दिल्ली में, कहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं मध्य प्रदेश में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, जिन्होंने फेसबुक पे ऐसी पोस्ट डाली। ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट करना होगा। हाँ, ये बात सच है कि मेजोरिटी देश में जो है, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, वो इस देश के साथ हैं। लेकिन लोग बातों में भी तो आ जाते हैं, भटक भी तो जाते हैं। तो ऐसे में ऐसे भटके हुए लोगों को वापस लाने का भी काम हमारा है, उन पर निगरानी करने का भी काम हमारा है। तो बाकी ये कही है, और ये अहम पहलू है इस पूरे मामले में। मनीष जी, आप जो कह रहे हैं, पाकिस्तान पर अटैक के बाद रिटेलिएशन उनको अच्छे से उनको निपटाने के बावजूद हिंदू और मुस्लिम जैसी कोई प्रॉब्लम हिंदुस्तान में नहीं हुई, ये बहुत प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है। मैं तो बड़ा बल्कि हैरान भी हुआ, एकजुटता बढ़ी है, असदुद्दीन यूनिटी और खुलकर सामने आई है। उस राष्ट्रवादी सुर में बोलते हुए नजर आए जिस सुर में उनको बोलना चाहिए था। सही मायनों में उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमान होने की जो नजीर पैदा की, जो नजीर पेश की, वो काबिले तारीफ है। मैं समझता हूं कि ये मैसेज कि जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी ने स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश की,
सभी उन लोगों को समझ लेनी चाहिए जो कहीं ना कहीं खालिस्तानी बन गए हैं या बन रहे हैं और जो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, वो समझ लें कि पाकिस्तान के लिए सिख और हिंदू मुसलमान सब हिंदुस्तानी बराबर हैं। उनके लिए वो सिर्फ हिंदुस्तानी काफिर हैं। तो ऐसे में हमें पाकिस्तान के इस एजेंडा को धराशायी करने में आर्मी ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है ही। लेकिन जी हमारे बिल्कुल। देश की जनता का जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो अटूट है। और यही इस देश की ड्यूटी है। हिमांशु जी, पाकिस्तान कैसा मुल्क है? अब भारत पूरी दुनिया को बताने जा रहा है, ऑल पार्टी डेलीगेशन पूरी दुनिया विजिट करने जा रही है। एक ये भी बड़ा सच उभर के सामने आ रहा है कि पाकिस्तान के इरादे किस तरह के हैं, कितने जहरीले हैं। जो आज वीडियो सामने आया है, ऐसे मौके पर जब भारत पूरी दुनिया को बताने के लिए अपने डेलीगेशंस को भेज रहा है, यह भी बताना जरूरी है पूरी दुनिया को कि देखिए पाकिस्तान की मंशा कैसी है, नीयत कैसी है। देखिए, पाकिस्तान का तो जन्म ही हुआ था एक विभाजन से, जो खुद हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहता था। तो जिसका जन्म ही एक इस तरह के बीच के साथ में हुआ है, वो किस तरीके से कहीं पे भी एक सोशल फैब्रिक जहां पे इतना नेशनल इंटीग्रेशन है उसको बर्दाश्त करेगा। तो ये तो एक बहुत बेसिक सी बात है। लेकिन भारत के लिए ये पूरी दुनिया को बताना कि आप देखिए, इनके यहाँ पे मदरसों में आतंकवाद की पनाहगाह बनी हुई है। इनके बच्चों को ये जो तालीम दे रहे हैं बचपन से आतंकवाद की दे रहे हैं, और सबसे ज्यादा भारत, क्योंकि इनका पड़ोसी मुल्क है, वो अफेक्टेड होता है। हमारे यहाँ रोज का कुछ ना कुछ, चाहे छोटी छोटी चीजें हैं, ये लोग करते रहते हैं। और अब जैसा कि आज जो आया है कि हमारे यहाँ कितने अंदर तक इनके स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं, इस तरह की चीजें हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो पूरी दुनिया को ये बताना कि पाकिस्तान का कितना इंटरफेरेंस इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में हो रहा है, होम अफेयर्स में हो रहा है, ये बताना जरूरी है। क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ भारत में ही नहीं भेज रहा है इन आतंकवादियों को, वो पूरे ओवर द वर्ल्ड इनको सप्लाई कर रहा है। हर किसी के तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं, चाहे आप ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में पकड़ लें, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, हर कोई तो पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान क्या रोना रोता है कि हम जुल्म कर रहे हैं अपने मुस्लिम्स पे इन जम्मू एंड कश्मीर, या वो खालिस्तानियों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। हमारे लिए स्वर्ण मंदिर जो है पूरे भारत के लिए आस्था का प्रतीक है। स्वर्ण मंदिर पे हमला करना पूरे भारत पे हमला करने जैसा है। ये चीजें पूरे विश्व को बताना जरूरी है, ताकि विश्व ये समझे, जो पाकिस्तान हर बार रोके बाहर जाके अपने आप को बताता है कि मेरे को त्रास दे रहा है आतंकवाद, वो सच्चाई नहीं है। वो तो 14 करोड़ रुपया मसूद अजहर को दे रहे हैं अभी, जैसे IMF का लोन मिला है। ये सच्चाई पूरे विश्व को बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो पाकिस्तान का ISPR है, फेक न्यूज जो फैला रहा है, कहीं ना कहीं वेस्टर्न मीडिया में इनकी बहुत अंदर तक पहुंच है। आप बड़े से बड़ा अखबार देख लीजिए, इंटरनेशनल मीडिया देख लीजिए, वो पहले पाकिस्तान की खबर छापते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने अपने रिपोर्टर्स को वहां पे बिठाया हुआ है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में पाकिस्तान की गिरफ्त है। तो हमको इस चीज को उजागर करना है। हम सच के साथ रहते हैं और हमें लगता है कि कर्मा विल प्ले, कर्मा विल ओनली प्ले व्हेन वी टेक एक्शंस। तो कर्म के साथ धर्म, और कर्म करना बहुत जरूरी है। कर्मा बाद में आएगा, पहले कर्म करेंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। साफ तौर पे ये और इसकी अभियान, विश्वव्यापी अभियान भारत ने छेड़ दिया है। अब की बार इस आतंकिस्तान को पूरी तरह से कैसे एक्सपोज किया जाए और इसके आतंक को पूरी तरह खत्म किया जाए, भारत अब इसको लेकर के अटल है। और ये ऑपरेशन सिंदूर इसलिए पॉज है, खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मनीष जी, आप जिस पहलू को उठा रहे थे वो भी काफी अहम है कि कई लोग यहां भी भटकते कई बार नजर आते हैं। कुछ लोग, मनीष जी, आप कुछ लोग भटकते नजर आते हैं। कुछ लोगों में लगता है, जो आप जिसका जिक्र कर रहे थे, और हम हाल में देख रहे हैं कि कई लोग तो पाकिस्तान की जासूसी करते पकड़े जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को, पाकिस्तान की हकीकत को कैसे समझाया जाए? अजय जी, जो अरेस्ट हो रहे हैं वो तो एक अलग बात है। मैं आपसे एक और बात कहता हूं,
आज पाकिस्तान के काले आतंकवादी चेहरे को एक्सपोज करने के लिए अलग अलग टीमें विश्व के अलग अलग हिस्से में घूम रही हैं। और ऐसे में हमारे देश का ये पसंद क्रिकेटर जो कि सांसद बन गया, वो इतना बेशर्म निकला कि उसने कह दिया मैं अवेलेबल नहीं हूं, और वो भी अपनी पार्टी के कहने पर। क्या ये हमारे देश के लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है? एक ऐसा आदमी हमारी नेशनल क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करता रहा और आज वो राष्ट्रीय टीम में जब उसे मौका मिल रहा है कि विश्व में पाकिस्तान का चेहरा एक्सपोज करता, और वो एक्सपोज ना करके अब कह रहा है मैं अवेलेबल नहीं हूं। अरे ऐसे आदमियों के साथ क्या करना चाहिए जनता तय करे, लेकिन जनता छोटे छोटे मुद्दों में भटक जाती है। यूसुफ पठान जैसा व्यक्ति जिसको इस देश ने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, दौलत दी, जीरो से करोड़पति बनाया, उस व्यक्ति ने देश में विदेश में जाने से मना कर दिया, मैं अवेलेबल नहीं हूं। शर्म नहीं आई? ऐसे आदमी के साथ क्या करना चाहिए जनता तय करे। लेकिन ऐसे ही लोग हैं जिनके बारे में देश को पहचानना है कि कैसे लोग हैं जो देश हित पर अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स को ऊपर रखते हैं। मुझे शर्म आती है। हालांकि यूसुफ पठान को सीधे हम कसूरवार नहीं कह सकते क्योंकि उनकी पार्टी ने उनको मना कर दिया, टीएमसी ने अपने आप को दूर कर लिया। तो ऐसे ही लोग हैं, अलग अलग रूप धारण किए हुए हैं, कोई कोई रूप लेकर आया, कोई कोई रूप लेकर। इन सबके चेहरों से नकाब उलीचने की जरूरत है, इन सबके चेहरों को पकड़ने की जरूरत है, इन सबको ये देखने की जरूरत है कि इनमें से कौन ऐसा है जो छुपे तौर पर कैसे आतंकवादियों का समर्थक है, चाहे वो लाइक और व्यूज के चक्कर में है या पाकिस्तान से मिलने वाला कोई बेनिफिट है। और रही बात जो ज्योति की, उसने भी पाकिस्तान में जबरदस्ती इस्लाम ग्रहण किया या इच्छा से किया, यह भी जानना बाकी है। तो मेरे कहने का मतलब है यह देश अभी मुश्किल में है। आज मोदी सरकार की आपके द्वारा दिया गया कि कैसे इस देश को और इंटरनली प्रोटेक्ट होने की जरूरत है, तब जाके हम सुरक्षित होंगे, तब जाके हम पाकिस्तान को और तगड़ा मुंह तोड़ जवाब देंगे। जब पाकिस्तान की इस देश में दंगा फैलाने की साजिशें बंद होंगी, लेकिन उस समय हमारे देश के नेता चाहे वो कोई भी हो, ये कहना बंद करेंगे कि देश के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूं। नहीं, उन्हें 24 घंटे अवेलेबल रहना होगा। yes, अगर देश की कोई जिम्मेदारी है तो उन्हें उठाना ही होगा। ऐसे व्यक्ति का किया जाए। एक छोटा सा रिएक्शन हिमांशु जी का आखिर में, समय खत्म हो रहा है। मनीष जी, आपने बहुत सही बात कही है। हिमांशु जी, बीइंग अ मेंबर ऑफ आवर स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी फैमिली, क्या आप कहेंगे कि आप हमारे देश के भीतर जो ये करने की पाकिस्तान की नापाक कोशिशें हैं, उसके लिए भारत की जनता को क्या नजरिया रखने की जरूरत है? भारत को यह समझना चाहिए कि उसकी विविधता उसका बल है। पाकिस्तान इसी विविधता को उसकी कमजोरी बनाने की कोशिश करता है। अगर हम सब एक साथ रहेंगे तो पाकिस्तान अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे फौज काम करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ होते हैं, एक साथ पूजा करते हैं और एक साथ खाना खाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। शायद हिंदुस्तान के आम नागरिक को अपनी फौज से, जो अपने सीने पे गोली लेने को तैयार है आम नागरिक के लिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए। वेल सेड कर्नल हिमांशु, आपने जो बात कही है, हमें अपनी आर्मी से, हमने अपनी फौज से जो अपनी जान की बाजी लगाकर जिन्होंने हमें अभी भी सेफ रखा है और हमेशा सेफ रखते हैं, उनसे भी हमें सबक लेनी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने करारा जवाब भी दिया है पाकिस्तान के इस स्याह मंसूबों को। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, हिमांशु जी, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिसका जिक्र कर रहे थे अभी मनोज जी कि क्या हमारे देश के भीतर जो राजनीति होती है वो कई बार राष्ट्रनीति से ऊपर या अलग होने की भी कोशिश करती है। डेलीगेशन को लेकर के जो पॉलिटिक्स देश में चल रहा है, क्या वो वाजिब है? इसकी बात करेंगे कुछ ही पलों में। बने रहिए हमारे साथ।